प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 के भूगोल विषय के अंतर्गत मानव भूगोल के अध्याय 2 विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि के विषय में चर्चा करेंगे। मनुष्य मानव भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु है। जनसंख्या मानव भूगोल के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण विषय है। भूगोल में जनसंख्या का अध्ययन जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। किसी देश के निवासी ही उसके वास्तविक धन होते हैं। लोग किसी देश के वास्तविक संसाधन होते हैं, क्योंकि यही लोग किसी देश के संसाधन को संसाधन के रूप में परिवर्तित करते हैं, उसका उपयोग करते हैं और उसके उपयोग की नीतियां बनाते हैं। अंततः एक देश की पहचान उसके निवासियों से ही होती है। अतः हमारे लिए जानना आवश्यक है कि किसी देश की जनसंख्या कितनी है, उसका वितरण और घनत्व किस प्रकार का है तथा जनसंख्या के वृद्धि का प्रारूप क्या है। इस अध्याय में हम इन तथ्यों का अध्ययन करेंगे। जनसंख्या के वितरण और घनत्व के प्रारूप हमें किसी क्षेत्र की जनांकीय विशेषताओं को समझने में मदद करते हैं। जनसंख्या वितरण का अर्थ है लोग धरातल पर किस प्रकार वितरित हैं। एशिया की जनसंख्या के संबंध में जॉर्ज बी क्रेसी का कथन है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। विश्व के जनसंख्या वितरण के प्रारूप के संबंध में भी यह कथन सत्य है। मोटे तौर पर विश्व की जनसंख्या का लगभग 90% इसके 10% स्थल भाग पर निवास करता है। विश्व के 10 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों में विश्व की जनसंख्या का लगभग 60% निवास करती है। ये देश हैं चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रूस और मैक्सिको। इन 10 देशों में से 6 देश एशिया में स्थित हैं। एशिया के ये देश हैं चीन, जो कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। भारत, जनसंख्या में इसका विश्व में दूसरा स्थान है। इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और रूस। जनसंख्या का घनत्व। अभी हमने जिस वितरण प्रारूप का अध्ययन किया कि कहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं और कहाँ कम लोग रहते हैं, उसे हम मापते हैं। यह जो मापने की प्रक्रिया है कि कहाँ कितने लोग रहते हैं, वही जनघनत्व है। हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति भूमि से करते हैं, लेकिन भूमि की भी अपनी आवश्यकता पूर्ति की एक क्षमता होती है। अतः लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच के अनुपात को समझना आवश्यक है। यही अनुपात जनघनत्व है। भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनघनत्व कहते हैं। इसे सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या के रूप में मापा जाता है। इसे किसी देश की कुल जनसंख्या को उस देश के क्षेत्रफल से भाग देकर ज्ञात किया जाता है। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। इस तालिका में वर्ष 2017 में विश्व के विभिन्न क्षेत्रों के जनसंख्या घनत्व के वितरण को दिखाया गया है। तालिका से स्पष्ट है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व एशिया में है, जो 144 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। एशिया में विश्व की जनसंख्या का लगभग 60% निवास करती है। इसके बाद क्रमशः अफ्रीका, यूरोप, लैटिन अमेरिका एवं कैरिबियन, उत्तरी अमेरिका और ओशनिया का स्थान आता है। हम देखते हैं कि विश्व के विभिन्न भागों में जनघनत्व में अंतर पाया जाता है। कहीं पर यह ज़्यादा है, जैसे एशिया के देशों में, और कहीं पर यह कम है, जैसे उत्तरी अमेरिका और ओशनिया के देशों में। कुछ ऐसे कारक हैं जो यह निर्धारित करते हैं कि कहाँ लोग ज़्यादा रहेंगे और कहाँ कम। इन्हें हम जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कहते हैं। विश्व में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रादेशिक प्रारूप को प्रभावित करने वाले अनेक कारक हैं। सामान्यतः जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। ये कारक हैं भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक और सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। भौगोलिक कारक। आज का मानव वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के कारण काफ़ी हद तक प्रकृति के नियंत्रण से बाहर हो गया है, लेकिन पूर्ण रूप से आज भी स्वतंत्र नहीं हुआ है। आज भी जनसंख्या वितरण के प्रारूप पर भौगोलिक कारकों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। जल की उपलब्धता। जल ही जीवन है, अतः लोग उन क्षेत्रों में बसने को प्राथमिकता देते हैं जहां जल आसानी से उपलब्ध हो जाता है। जल का उपयोग पीने, नहाने, भोजन बनाने, खेती, उद्योग आदि कार्यों में किया जाता है। यही कारण है कि नदी घाटियाँ विश्व के घने बसे क्षेत्र हैं, जैसे गंगा नदी की घाटी, नील नदी की घाटी आदि। भू आकृति। समतल मैदानी क्षेत्रों में कृषि, उद्योग,
परिवहन आदि का विकास करना आसान होता है, जबकि पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र इनके विकास के लिए अनुकूल नहीं होते हैं। यही कारण है कि मैदानी भागों में विश्व की अधिकांश जनसंख्या निवास करती है। उदाहरण के लिए गंगा का मैदान विश्व के सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से एक है। जलवायु जलवायु के अनेक तत्व जैसे तापमान, वर्षा, आर्द्रता आदि जनसंख्या वितरण के प्रारूप को प्रभावित करते हैं। विषम जलवायु वाले क्षेत्रों जैसे अति उष्ण और अति शीत मरुस्थलों में जलवायु की कठोरता के कारण बहुत कम लोग निवास करते हैं, जबकि अनुकूल जलवायु वाले क्षेत्रों में अधिक लोग निवास करते हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेश सुखद जलवायु के कारण इतिहास के आरंभिक कालों से बसे हुए हैं। मृदा का कृषि से प्रत्यक्ष संबंध है। उपजाऊ मृदाएं कृषि और इनसे संबंधित क्रियाकलापों के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, इसलिए उपजाऊ मृदा वाले क्षेत्रों में अधिक लोग निवास करते हैं। भारत के उत्तरी मैदान में उपजाऊ मृदा के कारण ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। आर्थिक कारक के अंतर्गत खनिज, औद्योगिकरण और नगरीकरण आते हैं। खनिज कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल होते हैं। खनिज युक्त क्षेत्र उद्योगों को आकृष्ट करते हैं। खनन और औद्योगिक गतिविधियां रोजगार उत्पन्न करते हैं। अतः कुशल और अर्धकुशल श्रमिकों के प्रवास ऐसे क्षेत्र की जनसंख्या को सघन बना देते हैं। अफ्रीका की कटंगा जाम्बिया तांबा पेटी इसका एक अच्छा उदाहरण है। नगरीकरण नगर लोगों को रोजगार के बेहतर अवसर, शैक्षिक व चिकित्सा संबंधी सुविधाएं तथा परिवहन और संचार के बेहतर साधन प्रदान करते हैं। इन सुविधाओं से आकृष्ट होकर लोग गांव से शहर की ओर प्रवास करते हैं, जिससे नगरों की जनसंख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। औद्योगिकरण औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हैं और बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करते हैं। इनमें केवल कारखानों के श्रमिक ही नहीं होते, बल्कि परिवहन परिचालक, दुकानदार, बैंक कर्मी, डॉक्टर, अध्यापक तथा अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने वाले लोग भी होते हैं। जापान का कोबे ओसाका प्रदेश अनेक उद्योगों की उपस्थिति के कारण सघन रूप से बसा हुआ है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक कुछ स्थान धार्मिक अथवा सांस्कृतिक महत्व के कारण अधिक लोगों को आकर्षित करते हैं। ठीक इसी प्रकार लोग उन क्षेत्रों को छोड़कर चले जाते हैं जहां सामाजिक और राजनीतिक अशांति होती है। कई बार सरकारें लोगों को विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में बसने अथवा भीड़ भाड़ वाले स्थानों से चले जाने के लिए प्रोत्साहन देती हैं। जनसंख्या वृद्धि अथवा जनसंख्या परिवर्तन का अभिप्राय किसी क्षेत्र में समय की किसी निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। यह परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी। यदि जनसंख्या बढ़ती है तो इसे धनात्मक वृद्धि और यदि कम होती है तो इसे ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। इसे हम निरपेक्ष संख्या अथवा प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त कर सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि से संबंधित कुछ टेक्निकल टर्म हैं। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि किसी क्षेत्र विशेष में समय के दो अंतरालों के बीच जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि बराबर जन्म माइनस मृत्यु। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि बराबर जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास। जब किसी क्षेत्र में जन्म दर मृत्यु दर से ज़्यादा हो या अन्य क्षेत्रों से लोग स्थायी रूप से वहां आकर बस जाएं, तो वहां जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि होगी तथा इसके विपरीत जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि होगी। जनसंख्या परिवर्तन किसी क्षेत्र की आर्थिक प्रगति, सामाजिक उत्थान, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का महत्वपूर्ण सूचक होता है। किसी क्षेत्र में जनसंख्या में वृद्धि जिन घटकों के कारण होती है उन्हें हम जनसंख्या परिवर्तन के घटक कहते हैं। जनसंख्या परिवर्तन के घटक। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक हैं: जन्म, मृत्यु और प्रवास। जनसंख्या परिवर्तन के प्रथम घटक जन्म को मापने की कई विधियां हैं। उनमें से एक अशोधित जन्म दर है। अशोधित जन्म दर इसे प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसकी गणना इस प्रकार की जाती है: अशोधित जन्म दर किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म बटे किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य जनसंख्या गुणे 1000। जनसंख्या परिवर्तन के दूसरे घटक मृत्यु को अनेक विधियों से
गणना कर सकते हैं, उनमें से एक विधि अशोधित मृत्यु दर है। अशोधित मृत्यु दर, इसे किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति हजार जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। अशोधित मृत्यु दर की गणना इस प्रकार की जाती है। अशोधित मृत्यु दर किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या बटे उस वर्ष के मध्य में अनुमानित जनसंख्या गुणे 1000। जनसंख्या परिवर्तन का तीसरा महत्वपूर्ण घटक प्रवास है। प्रवास, मानव एक गतिशील प्राणी है। यह अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु एक स्थान से दूसरे स्थान जाता रहता है। इसे ही हम प्रवास के नाम से जानते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन आगमन प्रवास कहलाता है। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहाँ से लोग गमन करते हैं उद्गम स्थान कहलाता है, और जिस स्थान में लोग आगमन करते हैं वह गंतव्य स्थान कहलाता है। प्रवास स्थायी, अस्थायी अथवा मौसमी हो सकता है। यह गांव से गांव, गांव से नगर, नगर से नगर तथा नगर से गांव की ओर हो सकता है। आप्रवास, प्रवासी जो किसी नए स्थान पर आते हैं आप्रवासी कहलाते हैं, और इस तरह के प्रवास को आप्रवास कहा जाता है। उत्प्रवास, प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं उत्प्रवासी कहलाते हैं, और इस तरह के प्रवास को उत्प्रवास कहा जाता है। प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक, लोग बेहतर आर्थिक और सामाजिक जीवन के लिए प्रवास करते हैं। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर अनेक कारणों से प्रवास करते हैं, जिन्हें हम प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक कहते हैं। प्रवास को प्रभावित करने वाले कारकों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, प्रतिकर्ष कारक, वे कारक जो लोगों को किसी स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं प्रतिकर्ष कारक कहलाते हैं। जैसे बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएँ, राजनीतिक उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक विपदाएं, महामारियां तथा सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन। ये कारक उद्गम स्थान को कम आकर्षक बनाते हैं। दूसरा, अपकर्ष कारक, वे कारक जो लोगों को किसी स्थान पर आने के लिए आकृष्ट करते हैं अपकर्ष कारक कहलाते हैं। जैसे काम के बेहतर अवसर, रहन सहन की अच्छी दशाएं, शांति, स्थायित्व, जीवन व संपत्ति के लिए सुरक्षा तथा अनुकूल जलवायु आदि। ये कारक गंतव्य स्थान को उद्गम स्थान की अपेक्षा अधिक आकर्षक बनाते हैं। यदि हम आरंभिक काल से लेकर वर्तमान समय तक विश्व के जनसंख्या वृद्धि को देखें तो इसमें स्पष्ट प्रतिरूप दिखाई देता है। पृथ्वी पर जनसंख्या लगभग 700 करोड़ से भी अधिक है। इस आकार तक पहुंचने में जनसंख्या को शताब्दियां लगी हैं। आरंभिक कालों में विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी है। विगत कुछ सौ वर्षों के दौरान ही जनसंख्या आश्चर्यजनक तरीके से बढ़ी है। प्रस्तुत चित्र में विश्व में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियों को प्रदर्शित किया गया है। लगभग 8000 से 12000 वर्ष पूर्व कृषि के उद्भव व आरंभ के पश्चात जनसंख्या का आकार बहुत छोटा था। मोटे तौर पर जनसंख्या लगभग 80 लाख थी। इसका कारण यह था कि इस समय खाने पीने की कमी और बीमारियों के कारण जनसंख्या में वृद्धि बहुत ज़्यादा नहीं हो पाई। ईसा की पहली शताब्दी में जनसंख्या लगभग 30 करोड़ से कम थी। 16वीं और 17वीं शताब्दी में बढ़ते विश्व व्यापार ने जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के लिए एक मंच तैयार किया। 1750 ईस्वी के आसपास जब औद्योगिक क्रांति का उदय हुआ विश्व की जनसंख्या 55 करोड़ थी। 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के पश्चात विश्व जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि हुई। इसका कारण यह था कि औद्योगिक क्रांति के बाद लोग उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई, लोगों के रहन सहन में सुधार हुआ, बीमारियों पर नियंत्रण हुआ, जिसके कारण से जन्म दर बढ़ा और मृत्यु दर कम हुआ, और जन्म और मृत्यु के अंतर के कारण जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि हुई। अब तक प्राप्त औद्योगिक प्रगति ने जन्म दर को घटाने में सहायता की तथा त्वरित जनसंख्या वृद्धि के लिए मंच प्रदान किया। जनसंख्या के दुगुना होने का समय वर्तमान वार्षिक वृद्धि दर पर किसी भी जनसंख्या के दुगुना होने में लगने वाला समय है। मानव जनसंख्या प्रारंभिक 1 करोड़ होने में 10 लाख से भी अधिक वर्ष लग गए, किंतु इसे 5 से 6 अरब होने में मात्र 12 वर्ष लगे।
तालिका को ध्यानपूर्वक देखें जो यह दर्शाती है कि विश्व जनसंख्या के दुगुना होने की अवधि तेजी से घट रही है। तालिका से स्पष्ट है कि 1650 ईस्वी में जनसंख्या 50 करोड़ थी। 1804 में लगभग 154 वर्ष के पश्चात यह जनसंख्या 100 करोड़ हो गई, अर्थात यह जनसंख्या दुगुनी हो गई। इसके पश्चात जनसंख्या के 100 करोड़ से 200 करोड़ होने में 123 वर्ष लगे और 200 करोड़ से 400 करोड़ होने में लगभग 47 वर्ष लगे। ऐसा अनुमान है कि वर्ष 2025 तक अर्थात 51 वर्ष के पश्चात जनसंख्या 800 करोड़ अर्थात दूनी हो जाएगी। इस प्रकार तालिका से स्पष्ट है कि जनसंख्या के दूना होने में लगने वाला समय धीरे धीरे कम होता जा रहा है। विभिन्न प्रदेशों में उनकी जनसंख्या के दुगुना होने में अत्यधिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। विकसित देश विकासशील देशों की तुलना में अपनी जनसंख्या को दुगुना करने में अधिक समय ले रहे हैं। जनसंख्या की अधिकतर वृद्धि विकासशील विश्व में हो रही है। विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या वृद्धि की तुलना की जा सकती है। विकसित देशों में विकासशील देशों की तुलना में जनसंख्या वृद्धि कम है। जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास में ऋणात्मक सहसंबंध पाया जाता है। तालिका से स्पष्ट है कि जनसंख्या परिवर्तन की वार्षिक दर कम है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। इसका कारण है कि जब एक निम्न वार्षिक दर अत्यंत बड़ी जनसंख्या पर लागू होती है तो इससे जनसंख्या में विशाल परिवर्तन होगा। यद्यपि वृद्धि दर निरंतर घटती रहे तो भी कुल जनसंख्या प्रतिवर्ष बढ़ती है। जनसंख्या परिवर्तन का प्रभाव। एक विकासशील अर्थव्यवस्था में जनसंख्या की अल्प वृद्धि अपेक्षित है, फिर भी एक निश्चित स्तर के बाद जनसंख्या वृद्धि समस्याओं को उत्पन्न करती है। इनमें से संसाधनों का ह्रास सर्वाधिक गंभीर है। जनसंख्या का ह्रास भी चिंता का विषय है। यह इंगित करता है कि वे संसाधन जो पहले जनसंख्या का पोषण करते थे अब उस जनसंख्या के पोषण में सक्षम नहीं रहे। आइए हम जनसंख्या के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत का अध्ययन करते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन थॉमसन और नोटेस्टीन द्वारा किया गया था। यह सबसे आधुनिक सिद्धांत है जिसे हम जननांकिकी संक्रमण सिद्धांत के नाम से जानते हैं। जननांकिकी संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जा सकता है। यह सिद्धांत हमें बताता है कि जैसे ही समाज ग्रामीण, खेतिहर और अशिक्षित अवस्था से उन्नति करके नगरीय, औद्योगिक और साक्षर बनता है तो किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म और उच्च मृत्यु से निम्न जन्म व निम्न मृत्यु में परिवर्तित हो जाती है। ये परिवर्तन अवस्थाओं में होते हैं जिन्हें सामूहिक रूप से जननांकिकी चक्र के रूप में जाना जाता है। प्रस्तुत चित्र में जननांकिकी संक्रमण सिद्धांत के 3 अवस्थाओं वाले मॉडल की व्याख्या की गई है। प्रथम अवस्था में उच्च प्रजनन व उच्च मर्त्यता होती है क्योंकि लोग महामारियों और भोजन की अनिश्चित आपूर्ति से होने वाली मृत्यु की क्षतिपूर्ति अधिक पुनरुत्पादन से करते हैं। जनसंख्या वृद्धि धीमी होती है और अधिकांश लोग खेती में कार्यरत होते हैं जहां बड़े परिवार को परिसंपत्ति माना जाता है। जीवन प्रत्याशा निम्न होती है, अधिकांश लोग अशिक्षित होते हैं और उनके प्रौद्योगिकी का स्तर भी निम्न होता है। लगभग 200 वर्ष पूर्व विश्व के सभी देश इसी अवस्था में थे। द्वितीय अवस्था के प्रारंभ में प्रजननशीलता ऊंची बनी रहती है किंतु यह समय के साथ घटती जाती है। यह अवस्था घटी हुई मृत्यु दर के साथ प्रारंभ होती है। स्वास्थ्य संबंधी दशाओं व स्वच्छता में सुधार के साथ मृत्यु दर में कमी आती है। इस अंतर के कारण जनसंख्या में होने वाला शुद्ध योग उच्च होता है। तृतीय अवस्था यह अंतिम अवस्था है। इस अवस्था में प्रजननशीलता और मर्त्यता दोनों अधिक घट जाती हैं। जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या मंद गति से बढ़ती है। जनसंख्या नगरीय और शिक्षित हो जाती है तथा उसके पास तकनीकी ज्ञान होता है। ऐसी जनसंख्या विचारपूर्वक परिवार के आकार को नियंत्रित करती है। इससे प्रदर्शित होता है कि मनुष्य जाति अत्यधिक नम्य है
और अपनी प्रजननशीलता को समायोजित करने की योग्यता रखती है। प्रिय विद्यार्थियों, जनसंख्या एक महत्वपूर्ण संसाधन है, लेकिन यदि यह आवश्यकता से अधिक हो जाए तो इससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि जनसंख्या और उपलब्ध संसाधनों के बीच आवश्यक संतुलन बनाया जाए। जिन साधनों के द्वारा हम जनसंख्या को नियंत्रित करते हैं उन्हें हम जनसंख्या नियंत्रण के उपाय के नाम से जानते हैं। आइए हम इनका अध्ययन करें। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय, इसके अंतर्गत हम कृत्रिम तरीकों का इस्तेमाल करके जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। परिवार नियोजन का काम बच्चों के जन्म को रोकना अथवा उसमें अंतराल रखना है। परिवार नियोजन सुविधाएं जनसंख्या वृद्धि को सीमित करने और महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर करने में मुख्य भूमिका निभाती हैं। प्रचार, गर्भ निरोधक की सुगम उपलब्धता, बड़े परिवार के लिए कर निरुत्साहक उपाय कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो जनसंख्या नियंत्रण में सहायक हो सकते हैं। थॉमस माल्थस ने अपने सिद्धांत में कहा था कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगी। जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम अकाल, बीमारी तथा युद्ध द्वारा इसमें अचानक गिरावट के रूप में सामने आएगा। इस अध्याय में हमने जनसंख्या परिवर्तन के घटक, प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक, विश्व में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियाँ, विश्व जनसंख्या के दुगुना होने की अवधि, जनसंख्या परिवर्तन के स्थानिक प्रारूप, जनसंख्या परिवर्तन का प्रभाव, जननांकिकी संक्रमण सिद्धांत और जनसंख्या नियंत्रण के उपायों का अध्ययन किया। आशा करता हूँ कि विद्यार्थियों को यह अध्याय अच्छी तरह से समझ आया होगा। धन्यवाद।